एकता के सूत्र में बंधा सारा संवर्ग हो। एकता के सूत्र में बंधा सारा संवर्ग हो। ईद होली या दिवाली हो कि पोंगल पर्व हो। एकता के सूत्र में बंधा सारा संवर्ग हो। ईद होली या दिवाली हो कि पोंगल पर्व हो। इस धरा पर भी हमारा आशियां हो स्वर्ग हो। इस धरा पर भी हमारा आशियां हो स्वर्ग हो। भारती के लाल हैं हम सभी को गर्व हो। भारती के लाल हैं हम सभी को गर्व हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंटेंगल्ड स्टडीज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज सर्कुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, जैसे हमने अब तक जो भी लाइफ प्रोसेसेस पढ़े, अभी तक हमने वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन एंड वी टॉक्ड अबाउट रेस्पिरेशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन का मेन पर्पस था कि आपको क्या करना है, फूड अटेन करना है। रेस्पिरेशन का मेन पर्पस था कि उस फूड से जो एनर्जी निकल रही है उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो दोनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा था, कुछ एलिमेंट्स, कुछ सब्सटेंसेस जो थे वो रिलीज हो रहे थे, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब देखिए, जैसे ग्लूकोज हो गया, CO2 हो गया, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो अब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि क्या करे, इन चीजों को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाए। ठीक है, और वही पर्पस किसका होता है, वही पर्पस होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, एक सर्कुलेशन सिस्टम तो होता ही होता है। जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें तो ये प्रोसेस जो है वो जनरली एक अलग से, मतलब सारा सिस्टम जो है वो एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शनिंग कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी की, आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, तो वहां पर क्या है, सेपरेट ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि इस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में इस सर्कुलेशन का जो काम है, मतलब जनरली क्या है कि एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, चीजों को हमारी बॉडी की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाती है। ठीक है, सो वो क्या है, वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो है हमारा पंप, दैट इज आवर हार्ट। हार्ट, और हार्ट क्या पंप करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड। सो ब्लड क्या है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखिए ब्लड क्या है, याद रखिएगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है, जो कि क्या होता है, हमारी बॉडी का मेजर सॉल्वेंट है। ठीक है, और मतलब इसमें क्या होती है, इसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी नेसेसरी एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिसॉल्व होते हैं, और यही ब्लड क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की अलग अलग जगहों तक जहां उनकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ब्लड जिसके थ्रू बहता है वो है आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। सबसे पहले होता है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट, देन हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली ब्लड वेसल्स। ठीक है, और उन ब्लड वेसल्स में बहने वाला हमारा ब्लड। ठीक है, और ब्लड का काम क्या है, जैसे मैंने बताया, ब्लड का काम है आपको जो नेसेसरी एलिमेंट्स है उनको बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इनटू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट से कंपोज्ड होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड देन ब्लड। ठीक है, सो ब्लड, ब्लड क्या है, ये आपका मेजर कैरियर है। जैसे मैंने बताया कि इट इज अ मेजर कैरियर ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन मेजर कंपोनेंट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड देन ब्लड। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में भी देखिए तीन तरीके के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड देन कैपिलरीज। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट को लेकर। ठीक है, सो हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि किस चीज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और इसका साइज जो होता है एक फिस्ट के जितना होता है, मतलब नॉर्मल हमारा ये फिस्ट है। ठीक है, इतने साइज का जो होगा वो हमारा हार्ट होगा। ठीक है, हार्ट क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, ब्लड को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारी चीजें जो है वो लेके जानी है। तो ब्लड को क्या चाहिए, ब्लड को कुछ एनर्जी चाहिए, ब्लड रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय द पंप। जैसे हमारे घरों में होता है कि हाँ भाई आपको पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक प्रेशर चाहिए, और प्रेशर कौन देता है, मोटर। घरों में जो पानी की मोटर होती है वो क्या करती है, पानी को चढ़ाने का काम करती है। सेम चीज हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट परफॉर्म कर रहा है, हार्ट इज वर्किंग एज अ पंप।
ठीक है, जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और ब्लड बीइंग अ कैरियर वो सब्सटेंसेस को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड की अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट में क्या होती है, हार्ट में इंपॉर्टेंट हार्ट वॉल्स होती हैं। ठीक है, जनरली इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट वॉल्स, जिनको हम मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम कहते हैं। हार्ट की वॉल्स, बाहर वाली वॉल जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेरीमेट्रियम, अंदर वाली वॉल जो होगी एंडोमेट्रियम, और उनके बीच में क्या होती है, मायोमेट्रियम, जो कि मस्कुलर वॉल होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। साथ ही साथ हमने पढ़ा भी होगा कि हमारे हार्ट के क्या होते हैं, वी हैव 4 चेंबर्स। जो अपर चेंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द आर्ट्रियम, एंड लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। तो रिस्पेक्टिवली वी हैव 4 चेंबर्स, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और साथ ही साथ इनको कनेक्ट करने वाली बहुत सारे, वी हैव सेप्टम्स, वी हैव वॉल्स। ठीक है, वॉल्स होती हैं जो इनको, देयर आर सेप्टम्स जो कि इनको कनेक्ट करती हैं, प्लस देयर आर वाल्व्स, वाल्व्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ब्लड की जनरली फंक्शनिंग के दौरान दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। जब ब्लड अपना ब्लड पंप कर रहा होता है, जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है, तो उस दौरान वो दो तरीके के मूवमेंट दिखाता है, जिनको हम डायस्टॉल एंड सिस्टॉल कहते हैं। सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टॉल। सो इसी डायस्टॉल और जो सिस्टॉल और डायस्टॉल का ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, उसके थ्रू ही क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो क्या करता है, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता है, और हार्ट से फिर ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं किसके, हार्ट की ही बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि आपका जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें जो है 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। ठीक है, देयर आर लोअर एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो फिशेस में क्या होता है, फिशेस में 2 चेंबर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस हैव 3 चेंबर्ड हार्ट। ठीक है, एंड देन रेप्टाइल्स आल्सो हैव 3 चेंबर्ड हार्ट, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, सो क्रोकोडाइल का ना भूलें कि क्रोकोडाइल का जो चेंबर होता है, क्रोकोडाइल के हार्ट में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस में तो मैंने बताया ही कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स। ठीक है, सो हार्ट, ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल्स, स्मॉल है। ठीक है, बहुत एज अ जस्ट इनसाइड फिस्ट जितना है। ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। 4 चेंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो दो तरीके की एक्टिविटी है, दो तरीके के मूवमेंट है। सिस्टॉल, दैट इज द कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, देन वी हैव द डायस्टॉल, दैट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल। Mammals have 4 chambered heart, fishes 2 chambered heart, amphibians 3 chambered heart and reptiles 3 chambered heart except crocodile। तो क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ठीक है, सो एज यू कैन सी, ये क्या है, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम में अलग अलग लेबलिंग्स हैं, तो इन लेबलिंग्स के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि आपका हार्ट किस तरीके का होता है। ठीक है, सो देखिए, जैसे हमने बात करी हार्ट में क्या है, हार्ट में सबसे पहले इनके चेंबर्स को देखते हैं। वी हैव जो अपर चेंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया ऊपर की तरफ जो चेंबर है वो कहे जाएंगे आर्ट्रियम। सो दीज आर योर आर्ट्रियम। ठीक है, ये आर्ट्रियम हो गए। नीचे वाले क्या हो गए, नीचे वाले हो गए आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो अगर वॉल है, अगर मैं इसको हार्ट की वॉल मानता हूं, अगर ये आपकी वॉल है, तो वॉल की थिकनेस क्या है। ठीक है, जनरली वॉल की थिकनेस जो है वो यहां पर बढ़ रही है, वॉल की थिकनेस जो है यहां पर बढ़ रही है। यहां पर क्या है, आर्ट्रियम की तरफ जो थिकनेस है वो कम है, वेंट्रिकल्स में जो है वो थिकनेस ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सा है कि यहां पर क्या होती है, यहां पर जो ब्लड है वो क्या करता है, वो ज्यादा प्रेशर से बहता है, इसीलिए वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हाई प्रेशर को झेलने के लिए मोटी वॉल्स होती हैं। उसकी जो हार्ट की वॉल्स हैं वो वेंट्रिकल्स में क्या होती हैं, थिक होती हैं, और आर्ट्रियम में क्या होती हैं, थिन होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो वॉल्स होती हैं इनकी थिकनेस ज्यादा होती है, थिकनेस ज्यादा होती है वेंट्रिकल्स की तरफ। ठीक है, साथ ही साथ क्या होते हैं, जैसे ये चारों चेंबर्स हो गए, चारों चेंबर्स को कनेक्ट करने वाले सेप्टम्स। ठीक है, ये जो होते हैं दीज आर योर सेप्टम्स। ठीक है, ये सेप्टम्स हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं कहूं तो इट विल बी कॉल्ड एज द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ने वाला ये पूरा का पूरा। ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाला। ठीक है, और इस तरफ है तो राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इस तरफ है तो लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं वाल्व। ये
ठीक है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी वाल्व है जो कि क्या कर रही है, एक तरीके से हेल्प कर रही है कि क्या हो सके, मतलब वो आपके ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करेगी। ब्लड यहाँ से यहाँ बहेगा, मतलब इस तरीके से जो उसका मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, जब आपका ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा वाल्व के रास्ते। सिमिलरली जब वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, वाल्व के रास्ते। मतलब एक तरीके की ये मान लीजिए आप, ये क्या कर रहा है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि हार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेप्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक चेंबर को दूसरे चेंबर से अलग करते हैं, और उन्हीं सेप्टम में क्या होते हैं, उन्हीं सेप्टम्स में होती हैं वाल्व्स। सर्टेन स्ट्रक्चर्स आर देयर दैट आर कॉल्ड एज वाल्व्स, जो कि क्या करती हैं, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं एक चेंबर से दूसरे चेंबर में। साथ ही साथ बैकवर्ड फ्लो ना हो, मतलब आपका ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, इसीलिए क्या होती है, उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके के वाल्व्स आपकी ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट वाल्व्स हैं यहाँ पर। ठीक है, एक है आपकी सेमिलूनर वाल्व्स, ठीक है, यू हैव सेमिलूनर, सॉरी, यू हैव ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, एंड देन यू हैव दिस मिट्रल वाल्व, ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड। ठीक है, अगर मैं देखो, सो यू हैव बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर इस तरफ आपकी क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। तो टीबी से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट साइड पर ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड। ठीक है, चलिए, और अब आते हैं ब्लड वेसल्स। अलग अलग तरीके की ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, हार्ट में ब्लड लेकर आ रही हैं और लेकर जा रही हैं। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स को याद रखने का सिंपल तरीका मैं बताता हूं आपको, कि जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को लेकर आती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं। कहां पे, हार्ट में। हार्ट है, ठीक है, सो मान लीजिए सपोज आपका ये हार्ट है, तो इस तरफ अगर ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रही हैं वो होंगी आपकी वेन्स, और जो हार्ट की तरफ से लेके जाएंगी वो होंगी आपकी आर्टरीज। क्लियर है ये चीज। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जितना भी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से जितना भी ब्लड आया है वो इस वेना कावा के रास्ते, ठीक है, दो तरीके की वेना कावा हो गई, सुपीरियर वेना कावा एंड देन यू हैव इंफीरियर वेना कावा। ऊपर से आने वाली सुपीरियर वेना कावा, देन यू हैव इंफीरियर वेना कावा। ये कहाँ जाएगा, सपोज अगर ये जो रेड मार्क को मैं कर रहा हूं, अगर आप इसको ब्लड का फ्लो मान के चले तो सुपीरियर वेना कावा के रास्ते और इंफीरियर वेना कावा के रास्ते आपका जो ब्लड आएगा वो सबसे पहले कहाँ आएगा, वो आएगा आपके राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से वाल्व के रास्ते वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेड वेंट्रिकल में। अब देखिए, ये वेना कावा, ये क्या है, वेन्स हैं। अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी वेना कावा। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, और ये क्या कर रही है, जैसे मैंने बताया, ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट की तरफ। तो वेना कावा लेकर आएगी हार्ट की तरफ, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। अगेन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये एक और वाल्व प्रेजेंट है जिसको हमने पल्मोनरी वाल्व कहा है, ऑल्सो कॉल्ड एज सेमिलूनर वाल्व। यहाँ पर भी होगी, जो कि क्या करेगी, आपका जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। लाइकवाइज आई टोल्ड यू, आर्टरी यानी कि ब्लड को लेकर जा रही है, और इसको हमने पल्मोनरी क्यों कहा है, क्योंकि ये कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाएगी लंग्स की तरफ, टूवर्ड्स लंग्स। ठीक है, सो लंग्स की तरफ लेके जाएगी। पल्मोनरी शब्द का मतलब क्या हो गया, लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को क्या कर रही है, हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही है। सो देन यू हैव पल्मोनरी आर्टरी, सो ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट वेंट्रियम, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, देन यू हैव पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, और लंग्स से फिर क्या आएगी, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी वेन, ये रही, ये रही, ये एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो लंग्स हो गए, लंग्स से कहाँ आएगी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। अब ये वेन क्या है, हार्ट को लेकर आ रही है इस तरफ, पल्मोनरी वेन, सॉरी ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट की तरफ, अगेन इट विल बी कॉल्ड एज अ वेन। ठीक है, सो वेन होगी। अब ये लेफ्ट आर्टरी में जाएगी, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरोटा, ओरोटा। क्लियर है ये चीज। सो ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग है आपकी। ठीक है, अगर चेंबर्स हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वाल्व्स हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, इनका क्या फंक्शन है, साथ ही साथ अलग अलग तरीके की वेन्स और आर्टरीज जो कि ब्लड के थ्रू हो रही हैं। वेन्स दो तरीके की वेन्स, एक तो वेना कावा है, एक पल्मोनरी वेन है। वेना कावा बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आ रही है, पल्मोनरी वेन्स लंग्स से आ रही है, पल्मोनरी वेन है लंग्स से आ रही है, आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ लेके जाएगी ब्लड को, ऑरोटा बॉडी की तरफ लेके जाएगी अल्टीमेटली। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी लेबलिंग आई होप क्लियर होंगी। ठीक है, सो ये है आपका पूरा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो
अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स जैसे मैंने बताया कि आर्टरीज हैं, ठीक है, यू हैव आर्टरीज, ठीक है, जो आर्टरीज क्या कर रही हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेके जाएंगी आर्टरीज। वेन्स क्या करती हैं, बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आएगी, पहली बात, ठीक है। शुरू से अगर मैं शुरू करूं तो ब्लड वेसल्स, तीन तरीके की ब्लड वेसल्स हो गई, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। सपोज अगर मैं थोड़ा डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं अगर इसको, तो ये सपोज ये हो गई आपकी आर्टरीज, ठीक है, और ये हो गई आपकी वेन्स। तो इन आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो जंक्शन होगा वो क्या कहलाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज। सो ये हो गई आपकी आर्टरीज, ये हो गई आपकी वेन्स, और इनके बीच का जो जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। ये बात पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आर्टरीज क्योंकि ब्लड को हार्ट से लेके जा रही हैं, तो ब्लड से ऑक्सीजन, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कैरी, तो आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दोबारा सुनिए, आर्टरीज का रास्ता हार्ट से बॉडी की तरफ, वेन्स का रास्ता बॉडी से हार्ट की तरफ। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है ये चीज। वेन्स जो होती हैं उनकी वॉल की थिकनेस कम होती है, आर्टरीज की वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से बहता है। वेन्स में क्या होती हैं, वाल्व्स होती हैं, आर्टरीज में जनरली वाल्व्स नहीं होती, क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर से बह रहा है तो उसके बैकवर्ड फ्लो करने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आपको याद रखना है यहां पर, ठीक है। देखिए, चार बातें यहां पर याद रखनी है वेन्स और आर्टरीज के बारे में, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं वेन्स और आर्टरीज को लेकर। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो वेन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इकलौती ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो होती है आपकी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के बारे में याद रखिएगा, द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज पल्मोनरी वेन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेन के बारे में, लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा। तो लार्जेस्ट वेन वेना कावा और पल्मोनरी वेन, ये दोनों चीजें याद रखनी है। पल्मोनरी वेन के बारे में जो मैंने बताया और वेना कावा के बारे में जो मैंने बताया, वो दोनों चीजें याद रखनी है। सेम चीज आपको आर्टरीज के बारे में याद रखनी है। आर्टरीज में ऑर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है दैट इज योर ऑर्टा। और पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जनरली आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि क्या कैरी करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। चलिए, सो बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स की। आर्टरीज जैसे मैंने बताया थिक वॉल्ड होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं डिफरेंट ऑर्गन, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ओटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं लंग से हार्ट की तरफ। वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन है। और कैपिलरीज क्या है, सिंगल वॉल्ड है, ब्लड वेसल्स हैं। और जनरली कैपिलरीज क्या होती हैं, जंक्शंस होती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव ब्लड, ठीक है। सो ब्लड के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ब्लड क्या है, ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स अ काइंड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैरियर है अलग अलग सब्सटेंसेस का, ठीक है। ब्लड किस चीज से बना होता है, प्लाज्मा से, ब्लड वेसल से और प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स, कॉर्पसल्स, जिसमें क्या आ जाते हैं, जिसमें आपके आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में भी क्या आ जाता है, प्लाज्मा में मेजर कंटेंट जो होता है 95% तक का कंटेंट जिसका होता है वो है वाटर, और उसके अलावा उसमें डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन को लेके, ठीक है। तो ब्लड की कंपोजिशन जो है वो आपको याद रखनी है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। सो चलिए ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में मेनली प्रेजेंट होता है आपका वाटर, साथ ही साथ उसमें अलग अलग तरीके के डिसॉल्व्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तीन तरीके के प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो तीन अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई ब्लड में कौन से, ब्लड के प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज फिब्रिनोजन, ग्लोबिन एंड एल्बुमिन। फिब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आएगा, ठीक है। ग्लोबुलिन जो कि आपकी इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, एंड एल्बुमिन सेम। चलिए उसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं
फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आपके ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपके आरबीसीज, आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसीज, इनका काम क्या है? इनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। जैसे मैंने रेस्पिरेशन वाले में डिस्कस किया था कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है, मेजर परसेंटेज जो होता है ऑक्सीजन का, वो बाउंड फॉर्म में होती है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और आरबीसीज में आरबीसीज आर रेड इन कलर, ठीक है। किस वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं। और साथ ही साथ इनका जो क्या बोलते हैं कि इनका जो लाइफ टाइम होता है दैट इज 120 डेज, ठीक है। एक चीज ये याद रखिएगा, और एक और चीज याद रखिएगा, स्पिलिन एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पिलिन, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। एक और चीज आरबीसीज के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। मेच्योर आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। सेम चीज आपको थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में भी याद रखनी है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? आपके ब्लड सॉरी क्लॉटिंग प्लेटलेट्स हैं, दे आर द प्लेटलेट्स जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं? क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है ये चीज? सो व्हाई दे आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स? बिकॉज दे कंटेन थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज होता है, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन से अलग अलग तरीके के फाइबर्स बनते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ब्लड को रोकने का काम करते हैं अगर किसी प्रकार का कोई कट लग जाता है बॉडी में तो, ठीक है। सो ये छोटी मोटी बातें जो है याद रखनी है आपको, ठीक है, आ सकती हैं। बाकी मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो कि हम पढ़ रहे हैं। चलिए, so formed elements में erythrocytes, RBCs, then you have platelets called as thrombocytes, then you have leukocytes। leukocytes में भी दो तरीके के आ जाते हैं, granulocytes and agranulocytes। leukocytes का मतलब क्या हो गया? WBCs। देखिए साइट्स का मतलब हो गया सेल, ल्यूको मतलब कलरलेस, तो WBCs। erythrocytes, RBCs and they are red in color, they are generally leukocytes are colorless। granulocytes, agranulocytes, अलग अलग तरीके के granulocytes, you have neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes, ठीक है। जनरली ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये अलग अलग तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे कि अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं, सो बेसोफिल्स हो गए और आपके एसिनोफिल्स हो गए, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देन यू हैव लिम्फोसाइट्स, यू हैव बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करना, टी लिम्फोसाइट्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। उसी तरीके से जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। सो इनके एक एक फंक्शंस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द इम्यून रिएक्शंस, ठीक है। अब मेजर पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, बेसोफिल्स, एलर्जीज, न्यूट्रोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस, बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिम्फ, ठीक है, बात करते हैं लिम्फ की। सो लिम्फ के बारे में जनरली क्या है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, पहली बात। दूसरी बात, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड है, ठीक है। जनरली जो हमारा मेन ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ड्यूरिंग जब आपका ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है उस दौरान थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है? वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच में जमा हो जाता है और उसी को हम कहते हैं लिम्फ। क्लियर है? और ये एक तरीके का मिडल मैन का काम करता है, यानी कि जो भी एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का सेल के साथ, किसी प्रकार का जो भी एक्सचेंज हो रहा है, मान लो जैसे ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन कहां जाएगी? सेल में जाएगी। सेल से CO2 ऑक्सीजन में आएगी, सॉरी ब्लड में आएगी, ठीक है। सो ये जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है? इसको कौन मेडिएट कर रहा है? दैट इज योर लिम्फ। सो देयरफॉर लिम्फ इज कॉल्ड एज अ मिडल मैन। लिम्फ को हम मिडल मैन कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो लिम्फ सिमिलर टू ब्लड है बट इसमें आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उससे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या हो जाता है? लीक हो जाता है और फिर वो इंटरसेलुलर स्पेस में क्या हो जाता है? एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है और इसी फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ जो होता है ये क्या करता है? ये दोबारा आपके मेन स्ट्रीम ब्लड में जाता है, किसके थ्रू? लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। एंड लिम्फ जो है वो आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और वही लिम्फोसाइट्स जिनके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि यू हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, यू हैव बी लिम्फोसाइट्स एंड यू हैव टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किसमें? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। टी लिम्फोसाइट्स फैगोसाइटोसिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लिम्फ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इम्यून सिस्टम, ये चीज याद रखिएगा। लिम्फ क्या है, ठीक है। और बस यही है, बाकी तो इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सो लिम्फ जैसे मैंने बताया मिडल मैन की तरह काम करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन, देखिए डबल सर्कुलेशन के बारे में जब मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बताया था उसी टाइम मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन को लेकर, ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। सो जैसे हमने डबल सर्कुलेशन डिस्कस किया, ठीक है, तो शुरुआत अगर मैं बॉडी टिश्यूज से करूं, सो बॉडी टिश्यूज से क्या है, बॉडी टिश्यूज सबसे पहला स्टेप जो है डबल सर्कुलेशन का, दैट इज बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज से वेना कावा, वेना कावा जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, वहां से ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है राइट आर्टरियम में, यानी कि तीसरी साइड उसकी हो गई राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते, जैसे मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी क्योंकि लंग्स की तरफ जा रही है और आर्टरी क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से जा रहा है बॉडी की तरफ। ठीक है, सो देन यू हैव पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के से होते हुए फिर ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। एल्वियोली इज द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, रेस्पिरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। लंग से क्या होगा, लंग से फिर ओरिजिनेट होगी एक पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी क्योंकि लंग से ओरिजिनेट हो रही है, वेन क्योंकि हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आ रही है। पल्मोनरी वेन से फिर जाएगा कहां पर, देन इट विल कम टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपके ओरोटा से, यानी कि आपके ओरोटा से फिर वो क्या हो जाएगी, फिर वो दोबारा से बॉडी टिश्यूज में जाएगी। सो दिस इज हाउ डबल सर्कुलेशन वर्क्स। ब्लड क्या करता है, ब्लड आपका जो है वो दो साइकिल पूरी करता है। ठीक है, बॉडी टिश्यूज से लंग्स में, लंग्स से सॉरी बॉडी टिश्यूज से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट की तरफ, एंड हार्ट से फिर बॉडी टिश्यूज की तरफ। इंपॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन क्या करता है, हेल्प करता है ताकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरीके से सेपरेटेड हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, जैसे ये आप दोबारा देख सकते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो जनरली प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। प्लांट्स हैव टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड और मिनरल्स और फूड को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जनरली अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम किस में इन्वॉल्व होता है, जाइलम इज इन्वॉल्व इन वाटर, एंड उसमें जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो फ्लोएम जनरली आपके सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने बताया कि जब हमने डाइजेशन न्यूट्रिशन वगैरह डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज द मेजर फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और जो आपका मेजर ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर होती है दैट इज सुक्रोज। रीजन क्या है, रीजन वही है कि ये क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है और सॉल्युबल होती है। और आपका अगर मैं उसकी बात करूं, स्टार्च की बात करूं, तो दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ फूड है दैट इज सुक्रोज। सो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड vascular tissues for transportation of substances. Two types of vascular tissues are there, xylem and phloem. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करूं, सो दैट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है, एसेंट ऑफ सैप है जनरली आपका जो जाइलम होता है, जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम का एक वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिकल एक कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम का, जिसके थ्रू आपका वाटर जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, सो दैट कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स, इट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। एंड जनरली ये क्या होता है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि जनरली क्या है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, सो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रूट्स से क्या होगा, जो भी प्लांट में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो रूट्स के थ्रू होगा, रूट से फिर वो अपवर्ड पार्ट्स की तरफ जाएगा, जैसे लीव्स वगैरह हो गया, या फ्लावर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, या कोई बर्ड वगैरह प्रेजेंट होता है। सो जनरली आपका जो वाटर का कंडक्शन होता है वो फ्रॉम रूट टू शूट होता है, देयरफॉर जो भी मूवमेंट है जाइलम के थ्रू दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम के थ्रू जो भी
ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। अगेन उसका रीजन क्या है कि वहां पर सोर्स और सिंक वाला कॉन्सेप्ट है। सोर्स क्या है, जहां पर खाना प्रिपेयर हो रहा है, और सिंक जहां पर वो खाना यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो सोर्स जनरली क्या होते हैं, लीव्स होती हैं। अब लीव्स से खाना बर्ड्स की तरफ भी जाता है, और लीव्स से खाना जो है वो नीचे आपके रूट्स और नीचे वाले ब्रांचेस की तरफ भी जाता है। सो जनरली इसका जो मूवमेंट होता है, फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज बाय डायरेक्शनल। जाइलम के थ्रू जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप की हम बात कर रहे थे। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। अब पानी की अगर हम बात करूं, तो अगर हमें रूट से ऊपर टॉप मोस्ट शूट तक अगर वाटर को पहुंचाना है, तो एक सिंपल एक छोटा सा फोर्स उसमें काम नहीं कर सकता। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो उन सारे फैक्टर्स को अगर मैं बात करूं, तो उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है कि जनरली होगा क्या कि जैसे अगर मैं रूट सेल की अगर मैं बात करूं, सो रूट सेल में क्या है कि जनरली वो कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड होता है तो इसमें वाटर पोटेंशियल कम होता है, सॉइल के मुकाबले वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, वहां पर एंड ऑस्मोसिस होगा, यानी कि पानी अंदर की तरफ एंटर करेगा। जैसे ही पानी अंदर एंटर करेगा, वॉल्स पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, एंड दैट प्रेशर इन द रूट सेल विल बी कॉल्ड एज रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, लेकिन थोड़े टाइम, मतलब थोड़े एरिया तक ही, अप टू अ सर्टेन हाइट तक ही कर सकता है। और अगर मैं यूकैलिप्टस की बात करूं, जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, उतनी हाइट तक सिर्फ रूट प्रेशर जो है वो इकलौता ये काम नहीं कर सकता। उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करूं, कोहेशन और एडेशन फोर्स जो होते हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। कोहेशन का मतलब वाटर का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरैक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो, और एडेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जाइलम की वॉल्स के साथ है। ठीक है, सो ये दोनों फोर्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से कैपिलैरिटी एक्शन भी जनरेट होता है, दैट इज एबिलिटी टू मूव थ्रू, एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव थ्रू नैरो चैनल्स। ठीक है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स, इट गिव्स अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक बहुत अच्छी खासी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देता है उस वाटर कॉलम को जो कि जाइलम में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, दैट इज द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स के एरियल पार्ट से जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। वो भी क्या करता है, वो भी एक पुल जनरेट करता है, एक फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन जैसा हमने डिस्कस करा, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटास क्रिएट्स अ वैक्यूम कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, दिस ट्रांसपिरेशनल पुल sucks the water column from the xylem tubes, and thus water is able to rise to the great heights in even the tallest plants. Transpiration is a process of loss of water as vapors from aerial parts. जैसे मैंने बताया, वाटर का मूवमेंट जनरली कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इट मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। सॉइल्स में जनरली क्या होता है, हायर वाटर पोटेंशियल हो गया, रूट सेल्स में लोअर वाटर पोटेंशियल, और फर्दर सेल्स में भी लोअर वाटर पोटेंशियल। तो पानी जो है वो हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। वाटर पोटेंशियल क्या है, इट इज द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आप उसमें किसी प्योर वाटर, जैसे अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं, तो प्योर वाटर विल हैव हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। जैसे जैसे आप उसमें कुछ सोल्यूट ऐड करते जाओगे, उसका वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, एंड प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सो जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप की अगर बात करूं, ट्रांसपिरेशन है जो कि ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट कर रहा है। ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ कोहेशन और एडेशन है, कैपिलैरिटी एक्शन है। ये सारे फोर्सेस जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, पानी को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके अलोंग द जाइलम कॉलम। ठीक है, चलिए अब बात करें ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड की अगर हम बात करूं, सो फूड भी जनरली क्या है, फूड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, वो होगा आपके फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, अब अगर मैं फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करूं, सो वो एक प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस आता है, जिसको हम मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं, या मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। वो कहता है कि आपका जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, फूड का जो ट्रांसलोकेशन है, वो
रीजन ऑफ हायर प्रेशर से रीजन ऑफ लोअर प्रेशर की तरफ होता है। और जनरली क्या होता है, एक सोर्स और सिंक वाला कॉन्सेप्ट है कि आपका जो फूड होगा वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा। सो जनरली सोर्स क्या होगा, सोर्स एक ऐसा एरिया होगा जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, सिंक जहां पर प्रेशर कम होगा, जो और यही प्रेशर ग्रेडियंट हेल्प करेगा आपके फूड को यानी कि सुक्रोज को कि वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करे। ठीक है, अब ये प्रेशर किस तरीके से जनरेट होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स इट कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। जनरली इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स एटीपी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। However, the flow of substances through the phloem takes place in both the direction. टू वे ट्रैफिक है फ्लोएम में, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, बाई डायरेक्शनल है। इट इज एक्सप्लेन बाय मंच हाइपोथेसिस, आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जो कहता है कि आपका जो फूड है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूव करता है। इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स जहां पर खाना प्रिपेयर हो रहा है और सिंक जहां पर खाना यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, सो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जनरली होगा क्या कि अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सोर्स में जनरली क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम में होती है फ्लोएम लोडिंग। पहले यहां पर क्या होगा, फ्लोएम लोडिंग होगी। फ्लोएम लोडिंग कैसे होगी, जनरली अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो मान लीजिए आपका फ्लोएम है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लोअर वाटर पोटेंशियल की कंडीशन आ जाती है। एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं उनमें हायर वाटर पोटेंशियल है। सो ये एडजेसेंट सेल्स क्या करते हैं, ये वाटर को, क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि वहां पर एक वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाता है, तो पानी एंटर करता है सेल में, एंटर करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर एक हायर प्रेशर वाली चीज जो है वो जेनरेट हो जाएगी। और इसके अपोजिट कहाँ होगा, इसके अपोजिट होगा सिंक में, जहां पर एक लोअर वाटर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, लोअर प्रेशर होगा वहां पर। रीजन क्या है कि वहां पर पानी जो है वो फ्लोएम से अनलोड हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर सुक्रोज लोड हो रहा है, सुक्रोज लोड होगा तो आपका पानी भी लोड होगा, हायर प्रेशर जनरेट होगा, सिंक में लोअर प्रेशर जनरेट होगा, फिर वो जो फ्लो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, दैट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, सो जैसे ये डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। शुगर लीव्स सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सोर्स की बात करूं, तो शुगर यहाँ पर एंटर करता है by osmosis, water is moved through osmosis and you have higher tugger pressure, and in the sink वहां पर क्या है, वहां पर एक लोअर वाटर पोटेंशियल है और जो आपका फूड होगा वो हायर प्रेशर वाले एरिया से लोअर प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ फूड इज बीइंग कंडक्टेड इन plants, translocation occurs। ठीक है, so this was all about circulation, this was all about transportation in organisms। ठीक है, plants में और human beings में। ठीक है, so चलिए इसी के साथ हमारा एक और लाइव प्रोसेस जो है वो खत्म होता है। ठीक है, फॉलोइंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, so चलिए, till then, bye bye, keep learning, keep studying, thank you।